नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा सप्ताह, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यसूची में अहम विधेयक पेश किए जाने और चर्चा के लिए सूचीबद्ध। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के आज आएंगे नतीजे। मतगणना सुबह 8 बजे होगी शुरू। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सावन का पहला सोमवार आज, शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हर हर महादेव की गूंज से भक्तिमय हुआ वातावरण। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ईरान के साथ आज होगी बातचीत। डील के लिए नहीं की कोई समय सीमा तय। आखिरी समय में हमले की योजना टालने के बाद दिया बयान। और ग्लासगो में हुआ राष्ट्रमंडल खेलों का भव्य समापन। 2030 शताब्दी संस्करण के लिए अहमदाबाद ने संभाली मेजबानी की कमान। 13 स्वर्ण सहित 39 पदक जीतकर भारत रहा चौथे पायदान पर। आइए सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। आज से संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे सप्ताह की शुरुआत हो रही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज 2 विधेयक पेश किए जाने के लिए और 1 विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। लोकसभा में भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंकर बहिर्साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किए जाएंगे। भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पेश करेंगे। विधेयक के माध्यम से भारतीय सांख्यिकी संस्थान के लिए व्यापक कानूनी ढांचे को तैयार किया जाएगा। वहीं बैंकर बहिर्साक्ष्य विधेयक 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इसके साथ ही लोकसभा में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। राज्यसभा की कार्यसूची में एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर उच्च सदन में चर्चा होगी। ये विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दर्ज मतों की गिनती होगी। इन तीनों सीटों पर मतदान 30 जुलाई को हुआ था। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतगणना के लिए सभी केंद्रों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। यहां भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, राजद की रेखा गुप्ता और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच कड़ी टक्कर है। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह आमने सामने हैं। मतगणना से पहले मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के कारण ही दतिया सीट पर उपचुनाव कराया गया। भारती ने 2023 के विधानसभा चुनाव में राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराया था, लेकिन धोखाधड़ी के एक मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी। वहीं गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद सतीश गोविंद भाई पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री भिखाभाई रबारी को मैदान में उतारा है।
ये सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के बाद रिक्त हुई थी, जिसके कारण उपचुनाव कराया गया। इस सीट पर केवल 37.5% मतदान दर्ज किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 5 अगस्त तक ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। दौरे के पहले दिन आज राष्ट्रपति कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। इसके बाद 4 अगस्त को राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक ट्रेन से यात्रा करेंगी। इस दौरान वो मां कंधुनी देवी मंदिर और तप्तपानी स्थित शिव मंदिर पहुंचकर दर्शन और पूजा अर्चना करेंगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सदैव बख्तियार ओडिलोविच भारत की यात्रा पर हैं। वो 5 अगस्त तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान ओडिलोविच राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। साथ ही वो अपने समकक्ष विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगे। इसके साथ ही वो दिल्ली में एक व्यापारिक मंच भारत उज्बेकिस्तान बिजनेस फोरम में भी भाग लेंगे। इस बिजनेस फोरम में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल होंगे। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भर्ती घोटालों को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। रांची में छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। विपक्षी भाजपा ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाने का ऐलान किया है। ताज़ा मामला जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का है, जिसे लेकर छात्र कई दिनों से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं। सीमित संसाधनों के बीच आंदोलन कर रहे इन युवाओं का कहना है कि वो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से लेने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। छात्रों का कहना है कि जब तक पूरे मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। श्रावण मास की पहली सोमवार के लिए देश भर के शिवालय सजकर तैयार हैं, जहां रुद्राभिषेक, गंगा महाआरती और विशेष श्रृंगार के लिए हजारों श्रद्धालु जुट रहे हैं। भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए आज तड़के ही मंदिर के पट खोल दिए गए। बैद्यनाथ धाम, देवघर, वाराणसी, कानपुर, हरिद्वार और अयोध्या समेत देश भर के शिव मंदिरों में शिवलिंग पर जलार्पण के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। कहीं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक हो रहा है, तो कहीं महाआरती। पहली सोमवार पर हजारों की संख्या में कांवड़िए और शिव भक्त गंगाजल, बिल्वपत्र, धतूरा, दूध और अन्य पूजन सामग्री के साथ बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। हर हर महादेव और बोलबम के जय घोष से मंदिर परिसर भक्तिमय रहे हैं। मध्य प्रदेश में पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर कूटनीति की कोशिशें तेज होती नजर आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान के साथ आज अहम बातचीत होगी। हालांकि उन्होंने किसी संभावित समझौते के लिए कोई समय सीमा तय करने से इनकार किया है। ट्रंप का कहना है कि उनकी प्राथमिकता सैन्य टकराव नहीं, बल्कि बातचीत के जरिए समाधान निकालना है, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सामान्य रूप से खोला जा सके और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी गतिरोध समाप्त हो। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि अमेरिका सैन्य विकल्प को पीछे रखकर कूटनीतिक समाधान की ओर बढ़ रहा है। ग्यारह दिन तक चली खेलों की रोमांचक प्रतिस्पर्धा के बाद ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का भव्य समापन हो गया है। रंगारंग समापन समारोह में राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और बैटन आधिकारिक तौर पर भारत को सौंप दिए गए। इसके साथ ही भारत ने 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के ऐतिहासिक शताब्दी संस्करण की मेजबानी की औपचारिक जिम्मेदारी संभाल ली। इस अवसर पर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा
और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहे। ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारत ने इस बार कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। भारतीय दल ने प्रतियोगिताओं में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया। इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बिना सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।